our next unit, that is nutritional programs, education and role of nurse. So nutritional program related to नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। हमारे कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल? सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल प्रोग्राम्स। वेट, ओके। सो नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन क्या है? पहले तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होते क्या हैं? दीज आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशियस मील्स टू ऑल द लर्नर्स इन पुअरर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। सो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स क्या हैं? ये एक ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली इन द प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स। मतलब इनका मेन एम यही होता है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स का कि ये न्यूट्रिशनल मील्स जो है लर्नर को प्रोवाइड कर सके। किस लिए? ताकि उनकी जो एबिलिटी है चीज़ों को लर्न करने की, प्लस उनकी जो न्यूट्रिशन है उसको हम कवर अप कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं बच्चे जो हैं जो अगर पुअरर सैनिटेशन से आते हैं या पुअरर उनका इकोनॉमिक ग्रुप या सोशल ग्रुप जो है वो पुअरर है, तो उनको हम ये चीज़, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी पुअरर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन है उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील्स जो है वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि उनकी जो एबिलिटी है चीज़ों को लर्न करने की वो हम इंक्रीज कर सकें। तो मेन एम हमारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का यही था। उसमें हमारे कुछ हमारे नेशनल प्रोग्राम्स आते हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जिसमें हमारे आते हैं प्रोग्राम डिजायर टू इम्प्रूव द ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो उसके अंदर जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें अंदर हमारा फर्स्ट आता है अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, देन उसमें आता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम, एंड देन नेक्स्ट आता है उसमें हमारा मिड डे मील प्रोग्राम। तो ये सारे जो हैं ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का इंक्रीज करने के लिए ये तीन जो हैं इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स थे वो चलाए गए थे। जैसे कि हमारा इसमें आता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें कुछ उन्होंने वेरियस न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किए जिससे क्या हो गया कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें। और उसमें क्या था, मेनली जो हमारे अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम थे ये हमारा सबसे पहले 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे ओडिशा में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके बाद वो एक्सटेंड हो गया हमारे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया ये। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी पर्टिकुलर पीपल हैं जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं उनको क्या है, प्रॉपर उनको प्रोटेक्टिव फूड्स जो हैं जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं जो उनको प्रोवाइड कर दिए जाएं। और वो हैं इसमें मेनली हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी या फिर नर्सिंग मदर्स थी, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी या लैक्टेटिंग मदर्स थी, उनके लिए इंश्योर करना था कि उनको इन चीज़ों की प्रॉपर कंजप्शन होनी चाहिए। बिकॉज उस टाइम में क्या होता है, उनकी जो नीड्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेन इसका एम यही था कि हमें ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जो है पर्टिकुलर पर्सन का उसको हमें मीट करना है। तो इसको हमें इसमें मेन हमारे यही था कि जो भी है हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है न्यूट्रिशियस फूड्स की, और हमें मेनली इसमें हमारे जो चिल्ड्रन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको हमें ओवरऑल स्टेटस उनका देख के उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो, और मेनली वल्नरेबल ग्रुप्स को हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी थी। ये 1963 में शुरू हुआ था इन ओडिशा। उसके बाद ये कहाँ पे आया था, हमारे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, उसके बाद ये शुरू हुआ था। Then next comes to सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम मतलब इसमें भी मेन हमारा यही फोकस था
कि हमें जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उनकी क्या है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को इंक्रीज करना है। तो ये मेनली उन लोगों के लिए थे जो ज्यादा रिस्क वाले ग्रुप होते हैं, जिसमें हम वल्नरेबल पीपल को भी रख सकते हैं। मेनली हमारे इसमें आते थे जो चिल्ड्रन, एडोलिसेंट्स, एडल्ट्स और एल्डर पर्सन्स के लिए हम इसमें क्या करते थे, उनको टारगेट करके उनको हम क्या करते थे, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स उनको प्रोवाइड करते थे। और मेनली हमारी जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स हैं उनको हम क्या करते थे, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाले सप्लीमेंट्री फूड्स जो थे हम उनको प्रोवाइड करते थे। इनका मेन फोकस यही था कि उसमें जो चिल्ड्रन है, एडोलिसेंट्स हैं या ओल्डर पीपल हैं, उनको प्रॉपर जो एक रिक्वायरमेंट होती है उनको वो तो पूरी मिले ही मिले, बट उसके साथ उनको कुछ सप्लीमेंट्री फूड जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो भी उनको थोड़ी एक्सेस अमाउंट में दिए जाएं, ताकि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो प्रॉपर रह सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेनली इसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारे रिस्क फैक्टर वाले लोग होते थे हम उन पे टारगेट करके उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट कम्स टू मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। मिड डे मील प्रोग्राम तुम्हें पता है, मिड डे मील प्रोग्राम में क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट लिया था कि उनको ने शुरू किया था 15 अगस्त 1995 को। इसका मेन यही था कि जो भी पुअरर फैमिली से चिल्ड्रन हैं जो स्कूल में नहीं आ सकते हैं या जिनको खाने का प्रॉपर नहीं है, तो इन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया ताकि उन बच्चों को क्या है, न्यूट्रिशन भी मिल सके, उनको फूड प्रॉपरली वहां पे मिल सके, और साथ ही साथ क्या हो, उनका जो पढ़ने की एबिलिटी है, चीजों को लर्न करने की एबिलिटी है, वो उस वजह से उनकी वो इंक्रीज हो जाए। मतलब जिन बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, अगर वो स्कूल्स मिड डे मील प्रोग्राम चला के उनको मिड डे मील देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल में आने भी शुरू हो जाएंगे, प्लस उनको लर्न करने की जो उनकी एबिलिटी है उसको भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। Mainly the main aim is to improve the nutritional status of the primary school children। जो हमारे प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन थे उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमें इम्प्रूव करना था, प्लस हमें जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको हमें इफेक्टिवनेस उसमें लानी थी। और वो कैसे आ सकती थी कि मिड डे मील के लिए जब लोग बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, प्लस उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। प्रोग्राम एम टू ओवरकमिंग स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिजीजेस। नेक्स्ट ऐसे प्रोग्राम्स इन्होंने बनाए जो मेनली उन लोगों को थे, मतलब उन लोगों में जो पहले से ही कुछ डिजीज के कारण उनको कुछ स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज हो गई थी, उनको कैसे हम कोप अप कर सकें या यू कैन से कवर अप कर सकें, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें हमारा आता था फर्स्ट इज ना नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, ग्वाइटर क्या होता है, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, क्या होता है, जल्दी बोलो, ग्वाइटर क्या होता है। मैम आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज। इम्पोर्टेंट चीज को वाइटल बोलते हैं। बच्चे एक तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जो तुम्हारी बॉडी में तुम्हें पता है थायराइड ग्लैंड करके कुछ होता है, जब उसकी हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। और ग्वाइटर जो होता है वो हमारा मेल्स में तुमने देखा होगा, एडम एप्पल जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, पता है ना, उसके जस्ट नीचे जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो वहां पे एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। तो इन्होंने शुरू किया नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। अगर किसी पेशेंट को ग्वाइटर की वजह से डेफिशिएंसी हो गई है तो उस चीज के लिए क्या किया, ये 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। और मेनली ये क्या है, जिसको हम नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में बोलते थे, बट नाउ इट हैज चेंज फ्रॉम नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम टू नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इन 1982। इट वाज चेंज्ड इन 1982 फ्रॉम नेशनल ग्वाइटर से नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वो चेंज हो गया था। द मेन एम हमारे जो नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम का क्या था, इनमें वो लोग आते थे जिनको कोई भी मेंटल या फिजिकल रिटार्डेशन हो गई हो, या फिर मतलब इस डिसीज के कारण अगर उनको कोई भी डेफिशिएंसीज या यू कैन से कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो गई हो, तो इसमें वो आते थे। तो इसमें हमारा मेन एम यही था कि जो लोग हैं जिनको मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या कोई स्टिल बर्थ्स हैं, या कोई एबॉर्शंस हुए हैं, या कोई लोग डेफ है उनको सुनाई नहीं देता, तो उनको क्या है
है, अगर उनकी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है या उनके थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो गई है, तो हम क्या करते थे उनको, मतलब क्या इस प्रोग्राम का एम है कि उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या उनको फूड प्रोडक्ट्स और वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते थे, जिसमें आयोडीन जो होता था वो कुछ क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट होता था। तो आयोडाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स और द वाटर सप्लाई टू द पीपल, उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको हम फूड प्रोडक्ट्स और वाटर सप्लाई उनको प्रोवाइड करते थे, जिसका मेन एम यही था कि अगर उन पीपल में आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो वो कहीं ना कहीं उनकी कुछ अमाउंट तक, कुछ एक्सटेंट तक जो है वो क्या है, इंक्रीज हो सकती है। Then next comes to नेक्स्ट इन्होंने शुरू किया हमारा विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। सो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम जो था वो क्या था, 1970 में शुरू हुआ था, नेशनल प्रोग्राम प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम मेनली तुम ये याद रखो, ये हमारा कब शुरू हुआ था, हमारा 1970 में हमारा ये शुरू हुआ था। और इसके मेन एम क्या थे, One of the national health programs in India is blindness due to vitamin A deficiency. Mainly अगर किसी को विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण अगर कोई भी ब्लाइंडनेस होता है तो उसके लिए भी प्रोग्राम शुरू किए गए थे। According to the recommendation of National Institute of Nutrition, Hyderabad, the program was launched by Ministry of Health and Family Welfare in 1970. तो ये क्या है, किसने रेकमेंड किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें कौन से लोग आते थे या हम किसको एम करते थे, इसमें मेनली जो 6 ईयर से बिलो वाले चिल्ड्रन हैं उसको हम एम करते थे। और उनको हम क्या करते थे, अगर किसी को भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उनको हम क्या है, विटामिन ए का हम उनको वैक्सीनेशन करवाते थे, जिससे क्या होता था कि उनमें कोई भी चांसेस ना हो कि उनको न्यूट्रिशन की वजह से या लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से कोई भी ब्लाइंडनेस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए हम क्या करते थे, बिलो 6 ईयर के जो भी चिल्ड्रन हैं उनको विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस मतलब उनको वैक्सीनेशन करवाते थे, ताकि हम उनके में कोई भी ब्लाइंडनेस ना हो ड्यू टू द न्यूट्रिशनल स्टेटस या फिर माल न्यूट्रिशन, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम उनको प्रोफाइलेक्सिस या वैक्सीनेशन हम उनको करवाते थे। Vitamin A as a fat soluble vitamin will be stored in the liver for as long as 6 months or more. Evaluation of the program shows marked reduction in vitamin A deficiency among children. So तुम्हें पता है विटामिन ए क्या है, हम पढ़ चुके हैं, इट्स अ फैट सोल्यूबल विटामिन जो हमारे लीवर में स्टोर होता है और वो 6 मंथ से ज़्यादा तक स्टोर हो सकता है। और जब भी हम इस प्रोग्राम की इवेल्युएशन करें तो देयर में भी चांसेस कि अगर हम अच्छे से प्रोफाइलेक्सिस पेशेंट्स का करवा दें या बच्चों का करवा दें तो उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन जो है वो हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, सबसे पहले वही है कि हम उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएंगे जिसकी वजह से उनको ब्लाइंडनेस से हम बचा सकते हैं। रिड्यूसिंग द सीवियर फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस एंड कंबाइनिंग इट टू चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर, वही है कि कोई भी उनको सीवियर फॉर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ना हो जिसकी वजह से उनको कोई भी ब्लाइंडनेस हो जाए। और मेनली हम 3 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन होते थे उनके बिलो वाले जो एज ग्रुप है उनको हम लेते थे। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट डाइट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड मेंटेनिंग विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, उनको हम प्रॉपर एडिक्वेट डाइट प्रोवाइड करते थे। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो हम उसके लिए विटामिन प्रोग्राम, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम हम उनके लिए शुरू करते थे, जिसमें उनको क्या है, सप्लीमेंट्स जो है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। Targeting disease such as cataract, refractive error, childhood blindness, corneal blindness, ग्लूकोमा एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो हम मेनली इसमें इस प्रोग्राम के अंडर हम उन लोगों को या उन डिजीज को टारगेट करते थे जो जैसे कि कैटरैक्ट है, अगर किसी पेशेंट को आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को कैटरैक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, ब्लाइंडनेस है, कॉर्निया उनका प्रॉब्लम में है, कॉर्निया में प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा हो गया है किसी पेशेंट को, या फिर डायबिटिक
डायबिटीज की वजह से उसकी जो रेटिनोपैथी है उसको वो हो गई है, तो हम उन डिजीज कंडीशंस को सबसे पहले टारगेट करके उनको हम ये प्रोफाइलेक्सिस जो थी वो प्रोवाइड करते थे। Developing human resources as well as infrastructure and technology at various level of health system. Developing human resources as well as infrastructure and technology at various level of health system. The proposed 4-tier structure include 20 center of excellence, 200 training centers, 200 services center and 2000 vision centers. तो developing human resource as well as infrastructure, इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम में इन्होंने शुरू की, जिसमें क्या था 4-tier स्ट्रक्चर उन्होंने बिल्डअप किया, जिसमें हमारे 220 सेंटर्स जो है एक्सीलेंस के आते थे, 200 ट्रेनिंग सेंटर्स थे और 200 हमारे सर्विसेज सेंटर्स थे और 2000 हमारे विजन सेंटर्स थे। मतलब उसमें जो भी ट्रेनिंग थी वो हम उनको दे सकते थे, सर्विसेज सेंटर थे, अगर किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी पेशेंट को पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको गाइड कर सकते थे। और फिर विजन सेंटर, मतलब अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉर्नियल प्रॉब्लम है, रेटिना की प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, ब्लड विजन है, तो हम उनको चेकअप वहां पे कर सकते थे। ग्वाइटर का हमने देख लिया, इसके हम मेन ऑब्जेक्टिव्स हम एक बार देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड असेस द प्रेवलेंस ऑफ ग्वाइटर इन सस्पेक्टेड एरिया थ्रू सिस्टमेटिक सर्विस। तो हम सबसे पहले हमें इसका मेन ग्वाइटर, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम या आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का क्या था कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है कि ग्वाइटर की कितनी प्रेवलेंस है हमारे, और ये हम कैसे कर सकते थे थ्रू सिस्टमेटिक सर्विस हम करके उनमें ये पता लगा सकते थे कि ग्वाइटर की कितनी प्रेवलेंस है, मतलब कितने केसेस जो हैं वो ग्वाइटर के वहां पे प्रेजेंट है। To prevent and control goiter through production and supply of iodized salt in place of common salt in endemic cases areas। तो हम endemic areas में क्या कर सकते थे, goiter को prevent करने के लिए normal salt की जगह उनको हम iodized salt दे सकते हैं। To assess the impact of the program by undertaking resurvey of the areas after 5 years of continuous supply of iodized salt। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट देखने के लिए हम रीसर्वेस कर सकते हैं कि जब 5 इयर्स की कंजप्शन के बाद की, अगर उन्होंने 5 इयर्स तक आयोडाइज सॉल्ट जो है उसकी कंजप्शन की है, तो उसका जो कितना इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन में हुआ है। Since goiter is known to be due to deficiency, iodine deficiency, measures have been taken to improve the iodine intake। ये iodine deficiency की वजह से होती है, तो मेन फोकस जो था वो किस पे था कि उनका जो iodine intake है हम उसको increase कर सकें। One method of increasing iodine intake is by adding iodine to the common salt। या तो हम ऐसे कर सकते थे, iodized salt उनको दे सकते थे, या फिर जो हमारा normal salt है हम उसमें iodine add on करके भी वो यूज ले सकते थे। However, surveys show that iodine deficiency widespread than in the earlier period। Now ऐसा होता है कि सर्वेस ने, जब उन्होंने सर्वेस किए तो उसमें ऐसा पता लगा कि अर्लियर में उनके केसेस जो थे वो एज कम्पेयर टू अभी बहुत कम थे, और अभी जो आयोडीन डेफिशिएंसी के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट तो मुझे ब्लर लग रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम का मेन वही था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन एंड गिव एडमिशन टू स्कूल्स। मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करने का उनका मेन यही था कि इससे बहुत सारे चिल्ड्रन जो हैं वो क्या है वहाँ पे आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा एडमिशन जो है वो स्कूल में होंगी। उसको मेन एम ये भी था कि हम इलिटरेसी को उससे रिड्यूस कर सकते हैं और जो चिल्ड्रन का एजुकेशन लेवल है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और टू प्रोवाइड फूड टू मीट द गैप इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली इन पुअर चिल्ड्रन। कि जो भी हमारे पर्टिकुलर बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनमें अगर कोई भी गैप आया है तो हम उनको पूरा कर सकते हैं, और मेनली ये चीज उनमें होगी जो हमारे पुअर चिल्ड्रंस हैं उनमें। ओके बीएससीज, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? यस Okay, मैम। ma'am.